हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आप सभी फर्स्ट फ्लाइट का प्रथम पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ चुके हैं। डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं और इसका आप स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं बच्चों, और सेंट्रल आइडिया भी इसका करा दिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया हो गया है। और आज हम इसका देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डस्ट ऑफ स्नो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आज का हम मोटिवेशन कोट सुनते हैं। एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। एजुकेशन इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में शिक्षा ही सबसे महानतम धन होता है। एंड यू नो व्हाट, एजुकेशन इज़ द मनी दैट कैन नॉट बी स्टोलन। शिक्षा ही वह रत्न है, वह धन है जिसे चुराया नहीं जा सकता। तो बच्चों, हमें शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जीवन में संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज़ लाइफ। और कहा गया है कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बच्चों, ये शिक्षा की आग जब आपके अंदर जल जाएगी तो आप टॉप करेंगे, जिला टॉप करेंगे, इंडिया टॉप करेंगे। तो ये एजुकेशन का जो है आग हर किसी के अंदर होनी चाहिए, और ये ऐसी आग है कि आपको एक सफलता के बाद दूसरी सफलता प्रदान करती जाएगी। तो बिना देरी के आइए हम स्टार्ट करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। बिना देरी करते हुए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपके चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। डस्ट ऑफ स्नो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौन हिलाया? तो ऑप्शन आपका ए है क्रो। जी हाँ बच्चों, क्रो ने ही हिलाया था। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया? क्रो ने। तो पहले का आंसर ए है क्रो। क्रो आपका करेक्ट है। क्रो क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्या गिरा? पोएट के ऊपर क्या गिरा? ऑप्शन आपका दिया है डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ के धूल गिरे, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण गिरे। तो जी हाँ, बर्फ़ के ही कण गिरे थे। तो ऑप्शन बी, दूसरे का ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी डस्ट ऑफ स्नो, आपके दूसरे का आंसर नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। और आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन वाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। पोएट प्रारंभ में किस दशा में था? प्लीजेंट था, प्रसन्नता में था, हैप्पी खुश था, सैड दुखी था, गुड अच्छा था। तो प्रारंभ में बच्चों ऑप्शन आपका तीसरे का सी होगा। प्रारंभ में सैड था। कभी कैसा था? प्रारंभ में किस अवस्था में था? सैड अवस्था में था। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। व्हाट वाज द इफेक्ट फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ के गिरने का प्रभाव ऑन द पोएट, कवि पर क्या पड़ा? कवि पर बर्फ के गिरने का क्या प्रभाव पड़ा? चेंज हिज मूड, उसका मूड बदल गया। चेंज हिज लक, उसका भाग्य बदल गया। चेंज हिज जॉब, उसका नौकरी बदल गया। चेंज हिज कलर, उसका रंग बदल गया। तो ऑप्शन आपका ए सही है बच्चों। ऑप्शन क्या सही है? चेंज हिज मूड, उसका उसका मूड बदल गया था ना, उसकी दशा बदल गई थी। जब बर्फ़ का कण गिरा तो वो किस दशा में हो गया? प्रसन्नचित दशा में हो गया, हैप्पी हो गया। तो यहाँ आपका चेंज हिज मूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट के लिए क्या बचा? क्रो नहीं बच्चों, क्रो नहीं। ट्री पेड़ बचा नहीं। स्नो नहीं। सम पार्ट ऑफ डे क्या बचा? सम पार्ट ऑफ डे दिन, सम पार्ट ऑफ डे दिन के कुछ भाग बच गया। कवि के लिए क्या बचा? दिन का कुछ भाग बच गया। और वो कैसा बच गया? दुखी रहने से बच गया, बर्बाद होने से बच गया। ऑप्शन आपका
पाँचवें का डी ऑप्शन सही है, सम पार्ट ऑफ डे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम। छठा क्वेश्चन, आप लोग इसको अपने बुक में टिक करते चलिए बच्चों, और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट करते चलिए। आपके छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रूड। रूड का क्या मतलब है? तो मीनिंग ऑफ द रूड है आपका रोइंड, नहीं बच्चों, रोइंड नहीं होगा, हेल्ड इन रिग्रेट। आपका बी ऑप्शन सही है, हेल्ड इन रिग्रेट। रोइंड मीन्स बर्बाद होना होता है, हेल्ड इन रिग्रेट माने दुख में पश्चाताप करना, और रूल्ड शासन करना, कन्क्वायर्ड विजय प्राप्त करना। तो दुख में पश्चाताप करना, यह पश्चाताप करने से बच गया था ना उसका दिन। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम का राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम देखेंगे बच्चों हम। राइम स्कीम आइए हम देखते हैं। आपके पोएम में जो 8 लाइन का स्टैंजा दिया है उसमें हम देखते हैं राइम स्कीम क्या होता है। राइम स्कीम को हम कैसे निकालेंगे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं स्टैंजा के माध्यम से। ये आपका स्टैंजा है और इसमें राइम स्कीम हम देखेंगे। तो राइम स्कीम का मतलब होता है लय, तुक, कोई शब्द एक दूसरे का जो उच्चारण है वो समान मिल रहा है कि नहीं। और राइम स्कीम जैसे आपका दोहा छंद होता है, पहले का तीसरे में और दूसरे का चौथे में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है राइम स्कीम। तो आइए देखेंगे। क्रो आपका पहला लाइन है, पहले लाइन में दिया है क्रो, और क्रो को हम मान लेंगे बच्चों ए, क्रो को मान लेंगे ए। अब ये मी से नहीं मिल रहा है, क्रो जब मी से नहीं मिल रहा, जिससे नहीं मिलेगा उसे हम बना देंगे बी, और ये मिल रहा है आपका स्नो। क्रो ओ का मात्रा किससे मिल रहा है? स्नो से, तो आपका ए हो जाएगा स्नो वाला ए। और बचा क्या? ट्री, मी का मिल रहा है ट्री से, तो मी आपका बी है, तो ट्री आपका बी हो जाएगा। तो आपका पहले में बना क्या बच्चों? ए बी। पहले स्टेंजा में आपका बना ए बी। पहले स्टेंजा में क्या बना बच्चों? ए बी। पहले में बना ए बी। आइए अब हम दूसरे स्टेंजा में देखेंगे। दूसरे स्टेंजा में हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसमें अंतिम में, पहले लाइन के अंतिम में हैज़ गिवन माई हार्ट दिया है। अब हर्ट देखिए ए बी हो गया है, अब हम सी से स्टार्ट करेंगे। अब हर्ट को मान लेंगे सी। हर्ट को हम क्या मान लेंगे बच्चों? सी। अब अगला है मूड नहीं मिल रहा है हर्ट से, तो ये आपका हो जाएगा क्या? डी। ये क्या हो जाएगा? डी। अब इसके बाद हर्ट का आपका मिल रहा है सम पार्ट मिला किससे? पार्ट मिला आपका सी से। अब पार्ट क्या हो जाएगा? सी। और है मूड आपका मिला मूड। तो दूसरे में बच्चों, दूसरे में जो राइम स्कीम है आपका सी डी। तो आप देखिए पहले में आपका, पहले स्टेंजा में ए बी और दूसरे स्टेंजा में सी डी। पहले स्टेंजा में क्या राइम स्कीम मिला? ए बी और दूसरे स्टेंजा में सी डी। तो इसका, इस पोएम का जो राइम स्कीम होगा बच्चों क्या होगा? ए बी सी डी। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं कौन है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर छठे का, सातवें का व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो कौन मिला बच्चों? आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। ए बी सी डी। इसके बाद देखिए ये दिया है बी ए सी डी। इसको हो ही नहीं सकता, ए बी सी डी। तो सॉरी बच्चों, ये आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सी आपका ए बी सी डी सी है, इसमें एक अक्षर मिस है। तो आपका बी ऑप्शन है ए बी सी डी। सातवें का करेक्ट है बी, ए बी सी डी। जैसा कि आपको हम राइम स्कीम करके दिखा दिए हैं, आप अपने मन से भी राइम स्कीम पोएम का निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 8वें पर, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो इसमें दिया है एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिमिली। तो ध्यान दो बच्चों, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है अलंकार, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन आपका अनुप्रास अलंकार, मेटाफर होता है आपका रूपक अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, सिमिली होता है आपका उपमा अलंकार। तो ये 4 अलंकार दिए हैं। तो बच्चों अलंकार आप लोगों का एक वीडियो अलंकार का मैं अलग से बना दूंगा। तो एलिट्रेशन आपका यहाँ एलिट्रेशन होगा अलंकार। अब पूछिए कैसे एलिट्रेशन? यहाँ पे देखिए, एलिट्रेशन मीन्स होता है कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार पुनरावृत्ति। कॉन्सोनेंट साउंड की क्लोजली बार बार पुनरावृत्ति अगर हो तो वो होता है एलिट्रेशन। जैसे कि आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे अनुप्रास अलंकार, जिसमें तरन तरुजा तर तमाल तरुअर बहुछाए वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो आप लोगों ने त शब्द की बार बार आवृत्ति देखी होगी। तो जिसमें अनुप्रास अलंकार है तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चूँकि मेटाफर नहीं हो सकता, मेटाफर मतलब होता है रूपक, और रूपक अलंकार की डेफिनेशन अलग है। ऑक्सीमोरन भी नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है, सिमिली भी नहीं है। तो ये आपका सम सेव्ड सम पार्ट मेटाफर का आपका जो डेफिनेशन होता है बच्चों, वो मेटाफर का डेफिनेशन होता है कि इन मेटाफर थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड सेम। मेटाफर में तुलना की जाने वाली बातों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे कि द केमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज मान लिया जाता है। तो वो आपका मेटाफर इस प्रकार के, ठीक है। और ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। विरोधाभास का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द सेम थिंग्स। ऑक्सीमोरन में 2 विपरीत गुण एक ही वस्तु के साथ लगाए जाते हैं। जैसे हैविंग नथिंग ही है थाल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। 2 अपोजिट क्वालिटीज़ नथिंग और ऑल का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीमोरन में, तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। या लाइफ इज़ बिटर स्वीट, बिटर और स्वीट 2 अपोजिट क्वालिटी है, तो ये ऑक्सीमोरन में होगा। और अगला है सिमिली। सिमिली क्या होता है? अ सिमिली इज कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड कंपेरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन। सिमिली की डेफिनेशन है अ सिमिली इज कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड एज लाइक सो आर यूज फॉर कंपेरिजन। ये आपका सिमिली का डेफिनेशन है। सिमिली में मतलब 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है जिसमें कम से कम एक बात का गुण समान होना पाया जाता है, और समानता व्यक्त करने के लिए एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून। सी और मून की तुलना की गई है, सी अलग है और मून अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिली, ठीक है। और लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, ये भी आपका सिमिली है। तो ये आपका एस साउंड की 2 बार क्लोजली जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए आपका 8वें का ऑप्शन होगा ए, एलिट्रेशन। ये कौन सा अलंकार होगा बच्चों? एलिट्रेशन। तो इस प्रकार हमने आपको एलिट्रेशन के चारों का डेफिनेशन आपको बता दिया है। एलिट्रेशन में इन एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीटेड वेरी क्लोजली, ठीक है ना। नेक्स्ट अब चलते हैं हम 9वें पर। 9वें पर व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है डस्ट ऑफ स्नो? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द एबव। ये आपका हीलिंग पावर ऑफ नेचर, जीवन की प्रकृति की ये शक्ति को प्रकट करता है, प्रकृति की शक्ति को प्रकट करता है। जिस प्रकार कभी जो है दुखी था, लेकिन बर्फ़ में वो शक्ति, उसको आनंद देने वाली शक्ति थी उसमें, कि वह उसके मन को सुखी कर दिया, प्रसन्न कर दिया, हैप्पी कर दिया। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आइए हम अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, और अंतिम क्वेश्चन पर चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
ये 10वां क्वेश्चन, द क्रू एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, क्रू और हेमलॉक ट्री किसका सिम्बलाइज है? सारो का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का, डेथ का। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, सारो का। जो दोनों हैं, दोनों जो है दुख के प्रतीक हैं। दोनों, क्रो को भी लोग दुख का प्रतीक मानते हैं और हेमलॉक ट्री को भी दुख का प्रतीक मानते हैं। तो दोनों दुख के प्रतीक हैं। तो ये रहा बच्चों आपका डस्ट ऑफ स्नो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। स्वीट ड्रीम बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।